दोस्तों, आज मायानगरी मुंबई आधुनिक भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक और सबसे लोकप्रिय शहर है, जहां मात्र 603 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर तकरीबन 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। पता नहीं शायद आप ये जानते हो या नहीं कि मायानगरी मुंबई को बहुत ही मेहनत से बनाया गया। और जब मैं ये कहता हूँ कि इस शहर को बहुत ही कठिन परिश्रम से बनाया गया है, तो इसका मतलब सिर्फ इस शहर की समृद्धि और जीवन शैली से नहीं है, बल्कि मुंबई शहर जिस जगह पे है आज मौजूद है उस ज़मीन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि इस ज़मीन को मुंबई को खड़ा करने के लिए ना सिर्फ भारतीय लोगों का बल्कि कई बाहरी शक्तियों ने भी बहुत मेहनत की थी। दोस्तों, आज का जो मुंबई है वो पहले ऐसा नहीं था। पहले वो छोटे छोटे टापुओं में बटा हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन कौन से टापू थे, कैसे इन्हें जोड़ा गया, किन किन लोगों ने इन टापुओं को जोड़ने में मदद की और जिसने इन टापुओं को जोड़ा था उसकी नौकरी क्यों और कैसे चली गई। यानी ये शहर कैसे खड़ा हुआ, इसका पूरा इतिहास जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो मुंबई है वो 7 छोटे छोटे टापुओं यानी कि 7 आइलैंड्स के रूप में बटा हुआ था। इस मैप को देखें, इस इमेज में जितने भी टापू हैं उन सबको मिलाकर आज का हमारा मुंबई बना है। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये 7 टापुएं एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हैं, इसलिए यहाँ आना जाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि हर टापू के चारों तरफ समुद्र के पानी ही पानी थे। और ये बात कोई आजकल की नहीं है कि हम इन पर ब्रिज बना दें ताकि आवाजाही आसान हो जाए। इसका एक लंबा इतिहास है। कुछ सालों पहले कांदिवली के पास, जो कि उत्तरी मुंबई में है, वहाँ मिले प्राचीन अवशेष से ये पता चलता है कि ये द्वीप समूह पाषाण युग से बसा हुआ है। यहाँ पर मानव आबादी की लिखित प्रमाण 2300 साल पुराने मिले हैं। तब इसे हेप्टानेसिया कहा जाता था। फिर 3 शताब्दी में ये द्वीप समूह मौर्य साम्राज्य के भाग बने, जब महान बौद्ध सम्राट अशोक का शासन था। उसके बाद कुछ शुरुआती शताब्दियों में मुंबई का नियंत्रण सातवाहन साम्राज्य के पास रहा और फिर हिंदू सिहारियों के राजा यहाँ पर 1343 तक राज्य किए। फिर गुजरात के राजा बहादुर शाह ने इस पर अधिकार कर लिया और उसके बाद फिर यूरोपियन लोगों का भारत में आवागमन शुरू हो गया, जिसमें सबसे पहले पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से इन टापुओं को हथिया लिया। साल 1534 में पुर्तगालियों ने मुस्लिम शासक हुमायूं और बहादुर शाह के साथ ट्रीटी ऑफ बेसेन साइन किया और थाने के पास इन 7 आइलैंड पे इन पुर्तगालियों ने अपना कब्जा कर लिया। अब पुर्तगालियों के हाथ में जाने के बाद इन टापुओं की शक्ल और सूरत बदलनी शुरू हुई। इनका आगमन मुंबई शहर के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब दोस्तों, इन 7 आइलैंड्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि वो कौन कौन से आइलैंड थे। इस मैप को देखिए। सबसे पहले है कोलाबा। कोलाबा मतलब कोली साम्राज्य की जगह, यानी कोला मछुआरों को कहा जाता है, जो मुंबई के देसी मछुआरे हैं। कोलाबा से पहले पुर्तगाली लोग इसे कंदिल आइलैंड भी कहते थे। दूसरा है दोस्तों लिटिल कोलाबा या छोटा कोलाबा। ये आज के कोलाबा के उत्तर में था और सबसे छोटा भूभाग था। इसे पहले अल ओमानी भी कहते थे, क्योंकि यहाँ के मछुआरे मछली की तलाश में ओमान देश तक चले जाते थे। तीसरा है बॉम्बे टापू, मुंबई का सबसे पुराना टापू, जिसका जिक्र मौर्य काल के इतिहास में भी मिलता है, जो आज के डोंगरी से लेकर मलबार हिल तक फैला हुआ था और बॉम्बे टापू के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है माझा गांव। आज के दक्षिण मुंबई का ज़्यादातर हिस्सा माझा गांव का देन है। माझा गांव का द्वीप को मछली पकड़ने के गांव के रूप में जाना जाता था। 17वीं शताब्दी के अंत तक माझा गांव मुंबई शहर की शुरुआती शक्ल ले चुका था, यानी इस टापू पे आज से 300 साल पहले मुंबई ने जन्म ले लिया था। उसके बाद है वर्ली। वर्ली का टापू वो हिस्सा है जहां आज हाजी अली की दरगाह है। हालांकि इसका मुंबई शहर से जुड़ना काफ़ी बाद में हुआ था, साल 1734 में। उसके बाद परेल। इतिहासकार बताते हैं कि 13वीं शताब्दी में ये टापू राजा भीमदेव के कब्जे में था। बाद में इस पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ। ये टापू चर्चा में तब आया जब साल 1770 में बॉम्बे के गवर्नर विलियम हार्वे ने अपनी रिहासी यहाँ बनाई। उसके बाद आखिर में 7वां टापू माहिम। पहले इस माहिम टापू को मजीम या मेजाम्बू के नाम से जाना जाता था और 13वीं शताब्दी में राजा भीमदेव के शासन में ये उसकी राजधानी हुआ करती थी।
बाद में मुस्लिम शासकों ने यहाँ कब्जा कर लिया और उसके बाद ये पुर्तगालियों के हाथ में लग गई, जिन्होंने इसे अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो जिस समय पुर्तगाली लोग इन 7 आइलैंड्स पर राज कर रहे थे, उस समय अंग्रेजों का पूरा भारत पर कब्जा का प्रयास भी चल रहा था और अंग्रेजों को उन 7 आइलैंड्स की आवश्यकता थी। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि कैसे इन 7 टापू पर उनका कब्जा हो जाए। बाद में इसके लिए अंग्रेजों ने अपने देश के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी का प्रस्ताव पुर्तगाल की राजकुमारी कैटरीन को भेजा, जो प्रस्ताव पुर्तगालियों ने स्वीकार कर लिया और पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में मुंबई शहर के इन 7 आइलैंड्स को अंग्रेजों को दे दिया। उसके बाद बॉम्बे के 7 आइलैंड्स इंग्लैंड के राजकुमार के हाथ लग गए। राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को तो अंदाजा भी नहीं था कि उसके पल्ले कितनी ज़मीन पड़ी है, लेकिन बाद में ये भी पता चला कि इन टापुओं पर कम्युनिकेशन की बड़ी समस्या है, जिस कारण राजकुमार ने मुंबई के इन 7 आइलैंड्स को ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड के हिसाब से लीस्ट पे दे दिया और यहाँ से शुरू होती है मुंबई के निर्माण की कहानी। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे इन बिखरे हुए इन 7 द्वीपों को जोड़ दिया और वो ऐसा दौर था जब इन 7 द्वीपों को अगर कोई सबसे बड़ी समस्या थी तो वो थी एक के बाद एक आने वाली बीमारियाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे इन बीमारियों पर भी काबू पा लिया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात के सूरत शहर में थी, लेकिन साल 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बस्ता सूरत से उठाया और मुंबई में स्थापित किया। तब इस इलाके का नाम बॉम्बे प्रोविंशनल हुआ करता था और इससे पहले पुर्तगाली इसे बॉम बाहिया कहते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट होते ही यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ भी शुरू हो गई, जिस कारण यहाँ पर आबादी भी बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। अब दोस्तों, आबादी बढ़ेगी तो ज़मीन की मांग भी बढ़ेगी, है ना। यानी तेज़ी से आबादी बढ़ने के कारण कई सरकारी और प्राइवेट कंपनी को यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज और ऑफिस खोलने के लिए ज़मीन की आवश्यकता पड़ने लगी और ज़मीन की इस कमी को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने इन मुंबई के 7 आइलैंड्स को जोड़ने का निर्णय लिया। दोस्तों, इन टापुओं को जोड़ने का एक मेजर प्रोजेक्ट साल 1708 में मुमकिन हुआ। माहिम और साइन के बीच एक क्रॉसवे बनाया गया। फिर साल 1772 में सेंट्रल मुंबई में आने वाली महालक्ष्मी और वर्ली को जोड़ दिया गया। इस कारनामे को हमारे इतिहास में सबसे पुराना गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, जिसके आरोपी थे तत्कालीन गवर्नर विलियम हॉर्नबे। विलियम हॉर्नबे ने पूरे 1 लाख रुपए खर्च करके ये कंस्ट्रक्शन किया था। इस क्रॉसवे के अप्रूवल लेने के लिए चिट्ठी कंपनीज के डायरेक्टर को भेज दी थी। चिट्ठी भेजने के बाद अब हॉर्नबे को उम्मीद नहीं थी कि उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने जवाब का इंतजार किए बगैर काम शुरू कर दिया। बाद में उधर उनका प्रपोजल रिजेक्ट हुआ और पूरे 1 साल बाद जवाबी चिट्ठी आई, लेकिन तब तक क्रॉसवे बन चुका था और हॉर्नबे के नाम से उसका नामकरण भी हो चुका था, हॉर्नबे वेलेड। इस क्रॉसवे ने डोंगरी, मलबार हिल और वर्ली को जोड़ दिया था, लेकिन विलियम हॉर्नबे को धोखाधड़ी की सज़ा मिली और उनकी नौकरी चली गई। अब इन 7 आइलैंड्स के बीच में समुद्र का पानी छिछल और कम गहरा था, इसलिए अंग्रेज सरकार ने इन 7 आइलैंड्स के बीच पानी में एक नई ज़मीन बनाकर इसमें ज़मीन बढ़ाने का निर्णय लिया। इंजीनियरिंग के भाषा में इसे लैंड रिक्लेमेशन कहते हैं। इस सारे प्रक्रिया में खूब मेहनत करनी पड़ी। जहाँ पर पानी गहरा था वहाँ पर पुश्ते बनाए गए, पहाड़ियों को समतल किया गया, दलदल एरिया में मलबा भरकर उन्हें पक्का बनाया गया। इन 7 आइलैंड्स की दरारें और समुद्र की खाली जगहों को पत्थर से और कुछ ठोस मटेरियल से भरा गया। इसके अलावा और भी कई तरह के काम हुए और इस प्रोजेक्ट को हॉर्नबी वेलेट के प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में तकरीबन 150 साल से भी ज़्यादा का समय लगा और आखिर में साल 1845 में मुंबई के इन 7 आइलैंड्स को जोड़ दिया गया और जो शक्ल इन्हें मिली वो है आज की मुंबई। यानी 19वीं शताब्दी के अंत से पहले ये सारे टापू एक दूसरे से जुड़ चुके थे। तब मुंबई शहर का क्षेत्रफल बढ़कर 484 स्क्वायर किलोमीटर का हो चुका था और इस दौरान साल 1853 में एशिया की पहली रेलवे लाइन बिछाई गई मुंबई से लेकर थाने के बीच में। भूमध्य सागर और लाल समुद्र को जोड़ने वाले सुएज कैनाल के बन जाने के बाद बॉम्बे बंदरगाह अरब सागर में सबसे महत्वपूर्ण जगह बन गई और 19वीं सदी के ख़त्म होते होते मुंबई एक खूबसूरत शहर का रूप ले चुका था। 20वीं सदी के शुरुआत में ही बॉम्बे की जनसंख्या 10 लाख तक पहुंच चुकी थी। उस समय आबादी में मुंबई कोलकाता के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। आखिर में साल 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, वही मुंबई जो आज दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र कहलाता है।
तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था इन 7 टापुओं के बारे में जिसकी गोद से मुंबई शहर ने जन्म लिया था। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।